नमस्कार। आज तक पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये काशी की धरती है और मोक्षदायिनी गंगा जी के बीचों बीच आप आज तक पंचायत देख रहे हैं। जो घाट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन सीढ़ियों पर सुबह की जो एक आलसपन आप देखते हैं सुबह का, कहते हैं यहां पर सूर्य भगवान भी जरा थम थम कर आते हैं। यहाँ गंगा जी की गहराई का कोई सानी नहीं है। यहाँ की सियासत की कहानी हो या फिर पान दुकान पर सियासत पर चर्चा, सब बड़ा थम थम के आराम से होता है। लेकिन गंगा जी पर बहुत ही तेज रफ्तार से हमें इस पंचायत में आगे बढ़ना है और इसीलिए आपका परिचय उन दो खास मेहमानों से करा देते हैं जिनसे आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इसी काशी से किस्मत पूरे पूर्वांचल की तय होती है, ये कहा जाता है। तो दोनों खास मेहमानों से आपका परिचय करा दें। नीलकंठ तिवारी जी हमारे साथ हैं, जो कि एमओएस है पर्यटन और इसी के साथ धार्मिक मामलों के भी प्रोटोकॉल एमओएस भी हैं। अनिल राजभर जी खास मेहमान, जो कि पिछड़े वर्ग के कल्याण और साथ ही दिव्यांगजन के सशक्तिकरण दोनों ही मंत्रालयों को देख रहे हैं। राजभर जी, आपके साथ शुरुआत करती हूँ। पूर्वांचल का रास्ता क्या यहीं से शुरू होगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बार बार यहां पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पूर्वांचल में कहीं बीजेपी को इस बार ये तो नहीं डर सता रहा कि आपका किला हाथ से निकल ना जाए। संभव नहीं है। सबसे पहले तो अंजना जी, आपका और देश और दुनिया में आपके जो दर्शक हैं, हम स्वागत करना चाहते हैं बाबा विश्वनाथ की इस माटी से। और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बनारस के सांसद, जो देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनका आगमन, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों को बार बार मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है जो आप कह रहे हैं पूर्वांचल जीतेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश को जीतेंगे, आप देखते रहिए। हाँ, ये जरूर है कि एक विकास का मॉडल काशी बन रहा है, पूरे भारत के विकास का मॉडल काशी बन रहा है। अभी बाबा विश्वनाथ के धाम को राष्ट्र को समर्पित किया पूज्य प्रधानमंत्री जी ने। तो विकास का आधार अगर काशी बने तो ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विकास का मॉडल भी बनारस बने, ये भी हमारे लिए भाग्य की बात है। तो हम तो स्वागत करना चाहते हैं और काशी पूर्वांचल का एक एक जन पूज्य प्रधानमंत्री जी का आभारी है, इतना स्नेह, इतना प्यार देने के लिए। तिवारी जी, अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि 400 सीटें उनकी आ रही हैं, 3 सीटें आपके लिए छोड़ी हैं। सर देखिए, मानसिक अवस्था यदि किसी की बिगड़ी हुई हो वो कर सकता है। 403 में 400 उनको प्राप्त हो, यह भाव उनके मन में, कोई सामान्य मनुष्य के मन में नहीं आ सकता। यह भाव उन्हीं के मन में आ सकता है। ऐसा ही व्यक्ति ये चर्चा कर सकता है जिसको या तो राजनीतिक समझ की कमी है, या वह झूठ बोल रहा है, या तो मानसिक कहीं न कहीं असंतुलन है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विकास के हर पक्ष को उच्चतम मानक पर पहुंचाया है। ऐसी परिस्थिति में इन विपक्षियों के पास, चाहे अखिलेश जी हों या कांग्रेस के लोग हों या अन्य भी जो दल हैं, किसी के पास कुछ कहने के लिए कोई मुद्दा, कोई एजेंडा, कोई बात तो है नहीं। किस विषय पर चर्चा करेंगे? सांस्कृतिक भाव को, आध्यात्मिक भाव को आत्मसात करते हुए जिस दिशा पर पूरा देश और उत्तर प्रदेश विशेष तौर पर आगे बढ़ चुका है, आज उत्तर प्रदेश विभिन्न पक्ष में नंबर 1 होता है, नंबर 1 के रूप में उसकी चर्चा होती है। जो पहले फिसड्डी के रूप में कहा जाता था, बीमारू राज्य जो 3-4 नाम दिए जाते थे, उसमें उत्तर प्रदेश का भी नाम हुआ करता था। आज उत्तर प्रदेश उद्योगपतियों के लिए उद्योग लगाने की प्रतिस्पर्धा का विषय बना हुआ है, चाहे भारतीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो। ऐसी परिस्थिति में इन विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है जी। अभी कुछ दिन पहले कोरोना बीचा, अभी भी कोरोना का काल चल भी रहा है। इन कोरोना काल में लोग ट्विटर पर बैठ करके ट्वीट करके माहौल खराब करने का काम करते थे, और आदरणीय योगी जी गांव-गांव, जिले-जिले जाकर के लोगों के साथ उनके सुख दुख में, उनके दुख में शामिल हो रहे थे। कोरोना की निःशुल्क दवा उपलब्ध हो जाए, निःशुल्क जांच उपलब्ध हो जाए, सभी व्यवस्थाएं हो जाए, हाँ। सबको अनाज पहुंच जाए, सब व्यवस्था कर रहे थे जी। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा सा मौका दे दूंगी तो आप दोनों मंत्री हैं, काम गिनाने में तो थकेंगे नहीं। अपनी अपनी सरकार काम है चुनाव का टाइम है, काम किया है। हाँ ठीक है, उस पर भी सवाल होंगे सर। लेकिन अब राजभर जी आपके पास आते हुए एक एक करके जल्दी जल्दी, आप दोनों का रिश्ता देखिए बनारस से है और ये कहा जाता है राजभर जी की इस बार
ओपी राजभर की काट लोग आप में खोज रहे हैं, अनिल राजभर में है काट, या फिर कहा जाता है कि वो खींच ले जाएंगे, आप उतना मामला देखिए, किसी बन को नहीं पाए। भ्रम में नहीं रहना चाहिए, भ्रम में नहीं। बिल्कुल भ्रम में नहीं रहना चाहिए। पूज्य मोदी जी के साथ चट्टान की तरह मैं राजभर की ही बात नहीं कर रहा हूं। राजभर हो, चाहे इस इलाके का बिंद हो, चाहे बियार हो, चाहे केवट मल्लाह हो, निषाद हो, प्रजापति हो, चाहे कुंभार हो, जो ये मोस्ट बैकवर्ड हैं और जो दलित हैं, ये जो गरीब लोग हैं, जिनके अंदर विश्वास पैदा किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ये वर्ग पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ा है। अगर किसी को भ्रम है, हाँ। अच्छा, जिसकी बात वो तो आप कह रहे हैं अखिलेश और ओपी राजभर मिलकर यहाँ पर आप लोगों की बाजी को काट देंगे। अच्छा, मायावती जी और अखिलेश जी मिले तो बाजी को तो काट नहीं पाए, तो इनकी बात क्या करना। एक दूसरा जिसकी बात आप कर रहे हैं, ओपी राजभर, हाँ, मैंने उनका नाम बदल लेने दिया से है। भी परहेज कर नहीं, रहे हैं। उनका नाम हमने बदल दिया, क्या उनका कर नाम दिया? असलम राजभर हमने रख दिया है। अच्छा, हाँ, ये वो क्यों? एक पूर्वांचल के माफिया का राजनीतिक शूटर बनने का प्रयास कर रहे हैं, और योगी जी ने हमें कह दिया कि जो राजनीतिक शूटर इस तरह के बन आप रहे लोग हैं, का काम असलम अब्बा जान के बिना होता नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूं 2017 के बाद नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों के चुनाव हुए, हमसे अलग लड़के वो देख चुके। उसके बाद दो बाई इलेक्शन विधानसभा के हुए, हमसे अलग होके लड़के देख लिए। लोकसभा के चुनाव भी हमसे अलग होके लड़के देख लिए। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे पूर्वांचल में 2 सीट जीत जाएगी तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। परिणाम आपके सामने है, वो लोग भी आपके सामने हैं। तो आप ओपी राजभर के काट बन जाएंगे। एक एक राजभर समाज का वोट, हाँ। जो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के सम्मान के साथ समझौता करता हो, राजभर समाज के गौरव और जमीर के साथ, आत्मसम्मान के साथ जो समझौता करता हो, राजभर उसको राजनीति से बाहर करने का फैसला कर चुका है राजभर समाज। तिवारी जी, असलम, अब्बा जान, अल्लाह मल्लाह, मतलब ये सब के बिना काम चलता नहीं है सर। और चूंकि मंदिर वाला ये पूरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये सब आप लोगों के एरिया में है। इसीलिए मेरा सवाल आपसे अगला है कि मंदिर के बिना, अब्बा जान, असलम को याद दिलाए बिना मामला बीजेपी का पूरा नहीं होता है। आध्यात्मिक चेतना, धार्मिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना जरूरी है, लेकिन सरकार का काम सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, घर, व्यवस्थाएं बेहतर हो, गंगा जी निर्मल हो, ये काम है। इसको आप बदल नहीं सकते कि हम तो बस चेतना पर ध्यान देंगे, हिंदुत्व को जगाएंगे, हिंदुओं को आगे ले, मतलब ऐसे थोड़ी सरकार चलती है सर। देखिए, आपको थोड़ा समय से इसको सुनिएगा ध्यान से। किसी भी देश का विकास युगानुकूल, देशानुकूल ही होता है। स्वतंत्रता आंदोलन में आपने यदि भूला नहीं होगा और यदि ध्यान दिया होगा तो ध्यान दीजिए जरा, चाहे वो 12वीं शताब्दी से या 11वीं शताब्दी से जब भी स्वतंत्रता आंदोलन चलता है या 15वीं शताब्दी में आता है, चाहे वो तुलसीदास जी का आध्यात्मिक चेतना से जो स्वतंत्रता संग्राम का भाव चला, या उसके बाद आपने ध्यान दिया होगा कि बाल गंगाधर तिलक जेल के सिकंजों में जब उनको बंद किया जाता है तो 11 महीने के कालखंड में उनके द्वारा गीता पर सबसे प्रमाणिक भाषा टीका गीता रस लिखा जाता है। पूज्य बापू जब आंदोलन में जाते हैं तो रघुपत राघव राजा राम का भाव लेकर के, रामराज की परिकल्पना लेकर के, हाथ में गीता की पुस्तिका लेकर के भारत के भविष्य की रचना के बारे में सोचते हुए जाते हैं। 1916 में जब बापू यही काशी में आते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर, तो अपनी वेदना इस भाव में कहते हैं कि मैं आज गया था, मैं गया था बाबा विश्वनाथ धाम में। और 1903 की भी चर्चा करते हैं कि इसके पहले भी आया था, वहां की गलियों की गंदगी, सकरापन देखा, और यह बात कहते हैं कि यदि किसी दूसरे दुनिया का व्यक्ति उस गलियों में गिर जाए तो क्या संदेश लेकर के जाएगा। ये बापू ने कहा था जी। उसके बाद तो सदी बीत गई सर, उसके बाद 2021 है। उसके बाद 100 साल से पूज्य बापू के उस भाव की पर किसी ने चिंता नहीं किया, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने किया। रहा बात इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य चीजों के विकास के बारे में, हाँ। काशी विश्व की सबसे पुरातन नगरी काशी, सर्व विद्या की राजधानी काशी, संस्कृतियों की जननी काशी, ऐसा कहता है। नागर व्यवस्था काशी से ही प्रारंभ हुई जी। उस काशी में ताजुब होगा आपको जानकारी जरूर होगी, नहीं होगी तो मैं देना चाहता हूं कि इस काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के पहले, 2014 के पहले 2017 तक एक भी एसटीपी फंक्शनल नहीं था जी। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट एक भी फंक्शनल नहीं था। अब कितने फंक्शनल है?
आज बता रहा हूं ना जी, आ रहा हूं। लेकिन आज गौरव होता कहने में कि यहां पर 2-2 एसटीपी, माइक सामने कर लें जी। 2-2 एसटीपी गोइठा दीनापुर फंक्शनल हो चुके हैं। इसी मां गंगा के धार में जिसमें आप चल रही हैं, इस मां के गंगा के घाटों की स्थिति गंदगी से भरी पड़ी थी, घाट टूट गए थे, एक दूसरे से जोड़ने की किसी ने प्रयास नहीं किया। एक घाटों की श्रृंखला को जोड़ने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मां गंगा में 43 जगह पर 43 जगह पर बड़े बड़े नाले गिरते थे, किसी ने टेप करने का प्रयास नहीं किया जी। लेकिन आज गौरव होता है कहने में कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने तो मां गंगा के निर्मलीकरण के लिए एक मंत्रालय भी गठित किया। और साथ ही साथ आज गौरव होता है कहने में कि हमारे यहाँ एसटीपी बनने के साथ ही मां गंगा में जो सीधे धार सीवेज के बहते थे उसको बंद कर दिया गया। आज मां गंगा निर्मल है, आज में आप घूम रही हैं, आप अभी यह प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आप देखिए ना मां गंगा के धार को। बाबा विश्वनाथ को मां गंगा से साक्षात्कार करने का जो प्रयास किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, विश्वनाथ धाम, श्री विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण करके पूज्य बापू के सपनों को साकार करते हुए, ये अद्भुत है जी। पूरे भारतवर्ष और विश्व में लोग इसका उत्साह मनाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि भारत कुछ समस्याओं से, कुछ जरूरतों से जूझ रहा था 2014 में? आपको नहीं लगता, या जनता को नहीं जानती क्या कि प्रधानमंत्री आवास, लोगों के सर पर छत नहीं था, स्वच्छ भारत मिशन, लोग सड़कों पर शौच करने के लिए बाध्य थे, शौचालय नहीं बनवा पाए, सभी घरों में बिजली नहीं पहुंचा पाए, जहरीली लकड़ियों पर खाना बनाने के लिए माताएं बहनें बाध्य होती थी, उज्ज्वला गैस नहीं दे पाए, लोग चिकित्सा के अभाव में मरते थे, ये जरूरतें नहीं थी। क्या आपको नहीं लगता कि भारत में कुछ 4-5 समस्याएं थी जिसको जूझते हुए हम आपसी मत भिन्नता पैदा करते थे, एक दूसरे से लड़ते थे? ये 4-5 समस्याएं तो थी। 400-500 साल से, एक मिनट सुन लें, 400-500 साल से राम मंदिर का एक समस्या चल रहा था, 77 युद्ध हो गए, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दे दी। क्या समस्या नहीं थी? क्या समस्या नहीं थी कि 370 के भाव को लेकर के हमारे हजारों सैनिकों ने प्राणों की आहुति दे दी, कश्मीरी पंडित वहां से भी खंडित हो गए? क्या आप यह राष्ट्रीय समस्या नहीं थी जी कि हमारे जो 14 अगस्त तक भारत माता की वंदे मातरम की जय बोलते अपने प्राणों को उत्सर्ग करने वाले हमारे भारतवंशी जो 14 अगस्त तक भारत माता की जय बोलते थे, एक दिन बाद उनको पाकिस्तान जिंदाबाद करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। और जब पाकिस्तान जाते हैं तो उनको धार्मिक आधार पर 3 रास्ते उनके सामने दे दिया जाता है, या तुम मर जाओ, या तो धर्म परिवर्तन करो, या भारत भाग जाओ। और जब भारत आते हैं, अब भारत आकर के मां भारती की नागरिकता लेना चाहते तो उनको नागरिकता नहीं दी जाती थी। क्या यत नारंत पूजनते रमनते तीर्थ देवता जिस भारत भूमि में कहा जाता है, वहां एक मातृशक्ति की बहुत बड़ी संख्या को 3 तलाक के कुप्रथा से गुजरना पड़ता था। इससे बनारस के युवकों को नौकरी लगेगी क्या मंत्री जी? एक तो मंत्री जी से ऊपर से बनारसिया राष्ट्रवाद में ऐसा समेट दीजिए देश को कि तमाम दिक्कतें लगी खत्म हो चुकी है, कोई परेशानी नहीं है देश में। मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश में हर युवा के पास रोजगार है। उस पर भी आ रहा हूं। ये जो 4-5 समस्याएं थी, इससे हम जूझते थे जी। इस जूझने के कारण हम विकास से पथ पर, जिस रास्ते पर चलना चाहिए था, हम चीन से पहले स्वतंत्र होते हैं, लेकिन चीन विकसित हो गया, हम विकासशील बने रहे। राजभर जी, ठीक है राजभर जी, अभी भी राष्ट्रवाद का ही सहारा है? नहीं, हम अनुच्छेद 370 मंत्री जी क्यों ला रहे हैं? नहीं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम चाहते हैं, हाँ। मन से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सड़क पर हो। हम 5 एक्सप्रेसवे दे रहे हैं, अब से पहले कितने एक्सप्रेसवे थे? बिजली पर हो। वो तो कहते हैं सब उनका किया हुआ, आप लोग बस उद्घाटन कर रहे हैं। वो तो रावणी भाषा बोल रहे हैं। स्वर्ग में सीढ़ी बना देते, हमारी मनसा थी, ये कोई बात नहीं है, आप करके दिखाए होते। एक चीज। दूसरा, बिजली पर हम, आप कहे कि सड़क और बिजली पर चुनाव होना चाहिए, सेहत पर चुनाव होना चाहिए, हम लोग भी चाहते हैं कि उसी पर बात हो, विकास पर ही चुनाव हो। ये जनता तय करेगी। आप गरीब के मड़ई में जाइए, कभी दलित परिवार में कभी बैठिए, किस तरह से वो अभिनंदन करने के लिए मोदी जी का तैयार है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके लोग जाते होंगे, उनको पता लगता होगा। हम भी चाहते हैं कि चुनाव हो, सड़क पर हो, बिजली पर हो, विकास पर हो, हम भी यही चाहते हैं। और पूज्य प्रधानमंत्री जी का जो नारा सबका साथ सबका विकास, उसी को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गरीब के दरवाजे तक जा रहा है, पिछड़ों के दरवाजे तक जा रहा है, दलित और मजदूरों के दरवाजे तक जा रहा है, और भरपूर समर्थन। आज मैं फिर दोहराना चाहता हूं, 2017 से ताकतवर सरकार बनाएंगे। 2017 की विकास पर कितना, मंदिर पर कितना, अलग बात है, लेकिन जाति और धर्म बहुत बड़ा इशू बनता है। इसे हम सौभाग्यपूर्ण कहें, दुर्भाग्यपूर्ण कहें, लेकिन देश की नियति में
कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जाति के आधार पर वोट पड़ता है। और इसीलिए एक सवाल राजभर जी मेरा आपसे और है कि कह रहे हैं कि इस बार छोटे दलों के साथ गठबंधन साधने में अखिलेश यादव ने बाजी मार ली है बीजेपी से, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो या फिर ओपी राजभर हो और भी जो अलग अलग छोटी पार्टियां हैं उनके साथ उन्होंने बाजी मार ली है, और ये आपको परेशान कर सकता है इस बार यूपी के चुनाव में। कोई परेशान होने वाले नहीं हैं। 2019 के चुनाव से पहले जो हमारे नेता, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने हम लोगों को जो मंत्र दिया, क्या है वो मंत्र, आज बता दीजिए। 51% की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है, हम सब लोग तैयार हैं। ये सब चीजों का दौर बीत गया। इस 51 में कौन कौन है सर, जल्दी बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सब MY को छोड़ रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं? नहीं, हम सबको लेकर साथ चलना चाहते हैं। तो 49% में कौन है वो बता दीजिए। सबका समर्थन है। नहीं, 49% जिस पर आपका टारगेट नहीं है वो कौन है? किसी भी सूरत में अगर ये सारे के सारे राजनीतिक दल हाँ। एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का प्रयास करें, हम उसका भी सामना करने के लिए उनका अखिलेश यादव के साथ जाना बाजी, उनको जीतने का सौदा क्यों लग रहा है? अब जनता जनार्दन है, जनता की अदालत में हम जा रहे हैं। हाँ, उनको लगे, हाँ, उनको लगे। ये छोटे दल क्यों सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव पर दाव लगाना सही रहेगा? यूपी वैसे भी किसी को वापस लाता नहीं है। 100 दल हम लोगों के संपर्क में है। ऐसे जिन हैसियत के दलों को उस लोग साथ लेके चल रहे हैं, वो बिना शर्त हम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार है। कोई एक अच्छा बड़ा गठबंधन आप बताइए जो कि ये लगे कि हाँ आप लोगों के हाथ में हमारे साथ अनुप्रिया जी हैं, उसके आगे एक और अनुप्रिया जी इसलिए जिसको मंत्री बना दिया वो तो साथ रहेंगी। नहीं, अनुप्रिया जी इसलिए साथ हैं, इसलिए कि राष्ट्रवाद की बात हमेशा पूज्य सोनेलाल पटेल जी भी किया करते थे, वो भी किया करती हैं। एक चीज। दूसरा चीज, बहुत धरातल से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इन सब चीजों का दौर बीत गया। जनता बहुत कुछ देख ली। जनता को चाहिए विकास और पेट भरना चाहिए उसका। और जिस तरह से आज जो मोदी जी का भरोसा है, आज जन विश्वास यात्रा लेकर हम लोग चल रहे हैं। किस तरह का समर्थन गांव में आप चले जाइए, किसान किस तरह से सड़क पर खड़ा होकर कर रहा है। ये प्रायोजित नहीं है, ये माफियाओं की बदौलत ये सब चीजें नहीं हो रही हैं। ये स्व का अखिलेश जी की रैली में तिवारी जी जो आ रहा है वो क्या माफिया की वजह से आ रहा है? वो तो कह रहे हैं उनकी रैलियों में सबसे ज्यादा भीड़ है, और तस्वीरें हम लोग भी देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर काफी भीड़ उनके रैलियों में पहुंच रही है। 2-3 चीजें आपसे निवेदन करूं। एक तो आप कल जी सोनभद्र की एक छोटी सी जनपद की, वैसे तो काशी में अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, 2.5 लाख से ज्यादा की रैली थी। आज भी प्रधानमंत्री जी आएंगे, 2 लाख से ज्यादा की रैली होगी। वो सब रैली की बात छोड़िए। हाँ। देखिए, एक चीज बताएं आप। हाँ। ये जो जाति आधार पर जिन अपराधियों को, जिनके लोगों को जेल भेज दिया गया, जो माफियागिरी में ग्रस्त थे, गुंडा टैक्स वसूली करते थे, गुंडागर्दी करते थे, उनको आदरणीय योगी जी ने न तो प्रश्रय दिया और न ही प्रश्रय देंगे, उनको जेल के शिकंजों में भेजने का काम किया। इससे सभी लोगों का, एक अपराधियों का कह लीजिए, अपराध संघ से जुड़े हुए, ऐसे जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। आपको याद होगा 2017 में हमने नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी में, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार। वह गुंडाराज और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आज मैं कह सकता हूं, और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह सकता है कि न गुंडाराज है, न भ्रष्टाचार है, माफिया जेल में है। तो इन गुंडाराज और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग जो तंत्र में हैं, जिनको लगा कि अब हमारा कोई पुरसाहाल नहीं होने वाला है, एक प्रयास करने का कोशिश करने। दूसरी बात आपको आग्रह कर लूं, यह उत्तर प्रदेश है। जात के नाम पर जो लोग वोट मांगने का काम करते हैं, जो महाराजा सुहेलदेव के नाम पर जिन लोगों ने वोट मांगने का काम किया, वो चित्तौड़ा झील के उस गौरव और उस शौर्य गाथा को भूल गए। गाजी के मजार पर जाकर के चादर चढ़ाने का काम करते हैं। महाराजा सुहेलदेव के स्मृति में एक उपवन का निर्माण करने में उनको शर्म आती थी। आज महाराजा सुहेलदेव के स्मृति में भव्य और दिव्य स्मृति उपवन चित्तौड़ा के झील में बन रहा है। दूसरी चीज, निषादों के बारे में चर्चा करते हैं, वोट मांगने की बात करते हैं। आज जरा सोचिए ना, निषाद राजगुह, कौन नहीं जानता निषाद राजगुह के संबंधों को, भगवान श्री राम से संबंधों। एक सेकंड आपको टोक रही हूं मंत्री जी, दशाश्वमेध घाट के पास हम लोग आ गए हैं, तो मुझे लगता है अपने दर्शकों को भी जरा बता दें, शाम के पहर में जब आरती होती है तब भी ये घाट उतना ही भव्य लगता है। लेकिन ये देखिए, एक के बाद एक 80 घाट तो हम काफी पीछे छोड़ा है, लेकिन अब हम दशाश्वमेध घाट को पार कर रहे हैं, और यहीं पर शाम में लोगों का हुजूम होता है। पर्यटक आते हैं, नावों में बैठकर यहां से आरती देखते हैं, और घाट पर तो खैर पैर रखने की जगह नहीं होती है। इसको सुन लें, हम चलिए अपनी बात पूरी कीजिए। तो वह निषाद राजगुह, हाँ,
जो मंत्री जी भगवान बार बार कहते हैं जाति पर हम लोग वोट नहीं मांगते बात हो। देखिए कैसे जाति को ये एक तरह से नहीं, नहीं, मैं आप उसी विषय को address समझा कर रहा रहे हूँ हैं आप। ना। मल्लाह और अल्लाह की बात किसने किया मुरादाबाद में? हाँ। अखिलेश यादव ने किया। मल्लाह और अल्लाह को साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वो दौर बीत गया है, वो दौर खत्म हो गया। देखिए यहीं पर तो टारगेट क्लियर है। एक मिनट एक टारगेट क्लियर। आप सवाल सुनिए, उसके बाद आप ही जवाब दीजिएगा, फिर आपसे भी लूंगी। टारगेट क्लियर है, 49% वर्सेस 51%। वो जान रहे हैं कि जिन्ना का नाम वो क्यों ले रहे हैं, वो जान रहे हैं कि वो अल्लाह को क्यों पुकार रहे हैं। आपको दूसरी तरफ से फायदा होता है। तो पहले तो मंत्री जी, तिवारी जी इधर देखिए, 49% कौन है बताइए। मैं आज आपसे आज खत्म कीजिए। मैं जो निवेदन कर रहा हूं वो सुनो। तो वह निषाद राजगुरु का किला सिंगवेरपुर में प्रयाग में है, इस पर किसी ने काम नहीं किया, किसी ने सोचा नहीं। आज वहां पर घाट बने हुए हैं, आज वहां पर निषाद राजगुरु की प्रेरणा में, उनकी स्मृति में, उनके प्रेरणाओं को पूरे देश के लोग जाने। हमारे आदर्श हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। इसको लेकर के एक आदर्श उनके स्मृति में उपवन का निर्माण हो रहा है, जहां गले मिलती भगवान श्री राम से, प्रभु श्री राम से निषाद राज की मूर्ति लगाने का, 51 फुट की मूर्ति लगाने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर के एक प्रेरणा जाए पूरे समाज में। हम पूरे भारत वर्ष पर, पूरे उत्तर प्रदेश पर एक भाव लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय योगी जी ने काम प्रारंभ किया है। आप बताइए ना, कहां किसी को छाटा गया कि प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा? किसको कहा गया कि आयुष्मान कार्ड नहीं मिलेगा? किसको मिलेगा? कोई विशेषता नहीं, लेकिन विशिष्टता भी नहीं। कोई किसी को किसी भी प्रकार का तुष्टिकरण नहीं, लेकिन किसी को विशेष भी नहीं बनाएंगे। जो जैसे है सबको सुविधा मिलेगी, कोई को विशेष नहीं मिलेगा। और यदि विशेष बनने की कोई कोशिश करता है, अपराध संघ से जुड़ता है, माफिया से जुड़ता है, चाहे कितना हो बड़ा गुंडा हो, उसको आदरणीय योगी जी की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज पूरी देश और पूरा प्रदेश योगी जी के जो काम है उत्तर प्रदेश में 49%, उसके बारे में चर्चा कर रहा है। 49%। मेरे तो सवाल का जवाब तो दीजिए मंत्री जी। अंजना जी, हम तो 100%। अरे प्रभु बताइए तो 49% में कौन कौन आपके एम्बिट में नहीं है? मैं 100% की बात करता हूं जी, 100% की। हमने तो सबके लिए काम किया है। आप जरा सोचिए ना, आप जरा इस भाव को लेकर के इसके बारे में सोचिए। एक सेकंड। संविधान समानता का अधिकार देता है, उसका हनन न करना आपकी उपलब्धि नहीं हो सकती है साहब। इस बात को आप याद रखिए। बार बार जो आप लोग ये कह रहे हैं, मुझे मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। क्या पूरी तरह से 19% मुस्लिम और जो यादव हैं वो आपके एम्बिट से बाहर हैं? और कौन कौन है, किस किस को आपने टारगेट से बाहर रखा हुआ है? देखिए, आपको एक चीज मैं बताऊं, आप इसको जानें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने, इतना भीषण कोरोना काल गया, क्या किसी का टेस्ट, RT-PCR टेस्ट कराना हो, निःशुल्क इलाज कराना हो, जात के आधार पर किया, पंथ के आधार पर किया? अब ये तो कोई बात नहीं सुने, है आप एक तो सुने। लेकिन धर्म सापेक्ष राजनीति होनी ही चाहिए। जिस दिन ऐसी कल्पना भी कर ली आपने सर, उसमें देश की जनता आपको सुन वैसे ले ही आप, खाड़ फेंकेगी। सुन ले। अब धर्म सापेक्ष, हमने भेदभाव नहीं किया, ये उपलब्धि थोड़ी हो सकती है। धर्म सापेक्ष राजनीति होनी ही चाहिए, ये हमारा भाव है। हाँ। लेकिन वो धर्म क्या है? जब राज सत्ता पर, आपको बताया भारतवर्ष की है, महाराज भरत की देश है भारत। इस भारत में जब राज सत्ता की वेदी पर राजा बैठता था और कहता था अहम अदंडनीयो, अहम अदंडनीयो, अहम अदंडनीयो, जानते हैं? जो ब्राह्मण उसको राज सत्ता पर संकल्प लेके बैठाता था, उपलास का झाड़ू लेकर के उसके सर पर मारते हुए कहता था धर्मदंडोस, धर्मदंडोस, धर्मदंडोस। धर्म सापेक्ष राजनीति होनी ही चाहिए, लेकिन वह धर्म क्या है, वो राजधर्म क्या है, जिसको जो पंथों में बांटने का काम करते हैं लोग, वो नहीं हमारा है। हमारा एकमात्र काम है सबको यह लेकर के भाव। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से आदरणीय योगी जी ने पूरे भारत और पूरे उत्तर प्रदेश में चलाने का काम किया। प्रत्येक व्यक्ति की सुख की परिकल्पना, प्रत्येक व्यक्ति की समस्या के निराकरण की परिकल्पना। अरे आपको मैं बताता तो हूं, मैं पर्यटन मंत्री, धर्मार्थ मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री से जुड़ा हुआ। ब्रज क्षेत्र में 216 आध्यात्मिक स्थलों का पर्यटन विकास किया गया। छाटा नहीं जी, औरंगजेब की बहन थी ताज बीबी। सुन ले, इसको सुनना जरूरी है। ताज बीबी के मकबरे का भी सुंदरीकरण हुआ, रसकान की समाधि का भी सुंदरीकरण हुआ जी। कहीं उसमें कोई पर्यटन में कितना इजाफा हुआ मंत्री जी, कुछ आंकड़ा है आपके पास? गौरव होता है पर्यटन के बारे में जब चर्चा करेंगे आप तो। आज उत्तर प्रदेश भारत में जो पिछले दिनों 6, 7, 8, 10, 15, 18 तक नंबर पर आता था, आज नंबर 1 पर है। कोरोना के बावजूद भी डोमेस्टिक टूरिस्ट का फर्स्ट डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश है। ये सांख्यिकी आंकड़ा भारत सरकार का कहता है। विदेशी पर्यटकों में जो हम
18, 20, 16 पर रहते थे। आज सर्च के मामले में नंबर 1 पर हैं और विजिट के मामले में कोरोना काल होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। एक गौरव होता ठीक है इतना आगे हम राजभर जी, काशी पर जरा आप आते हैं। देखिए, यही काशी प्रधानमंत्री को देश की संसद में भेजती है और यहां पर आप जाएंगे तो कई लोगों से बात करेंगे, लोग मोदी मुग्ध हैं। लेकिन पूरे पूर्वांचल पर जरा पहुंचिए, बनारस के आगे, तो यहां पर क्या इस बार थोड़ा सा किला कमजोर हुआ है? मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि देखिए, चाहे वो राजभर वोट हो, मल्लाहों का वोट हो, कई सारी सीटें हैं जहां पर वो महत्वपूर्ण रहेंगी। पूरे पूर्वांचल की बात अगर करें तो मोदी और योगी की जोड़ी या अमित शाह जी की जो भी उनकी स्ट्रैटेजी है, वो उस हद तक आपको ले जाएगी कि आपका ये किला बरकरार रहे? पूरे पूर्वांचल की बात कीजिए जरा। पिछले प्रदर्शन से भी बेहतर परिणाम भारतीय जनता क्यों? पार्टी के पक्ष में आएगा। कैसे? इसलिए आएगा, हाँ। ये विकास दिख रहा है। हाँ। अगर एक सवाल को, जिसको आप गठबंधन को आप केंद्र में करके आप ये अगर सवाल कर रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया राजभर समाज से माफी मांगेंगे? जब जब उनकी सरकार बनी, आप फिर कहेंगे कि हम धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। एक जो बाहर से आया आक्रांता, देश को लूटने आया लुटेरा, गजनी देश से सैयद सलार मसूद की मजार को रोशन करने का काम जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तब तब हुआ। और वहीं बगल में देश की रक्षा करने वाले राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का अपमान ये सरकारें बराबर करती रही हैं। क्या इसको राजभर समाज नहीं देख रहा है? देख रहा है। और पूर्वांचल की आप बात करें, पूर्वांचल हमेशा से उपेक्षित रहा है, लेकिन जब से 2014 से और अब तक आप देख लें तो पूर्वांचल आज सड़कों के मामले में, आप पावर के मामले में, ये विकास के पैमाने क्या हैं, पावर और परिवहन, और दोनों क्षेत्र में आप देख लें तो एक जमाना वो भी था जब दिन में बिजली कहीं आएगी तो रात में कहीं आएगी, रात में आएगी तो दिन में कहीं आएगी। हाँ। एक सप्ताह कहीं आएगी तो दूसरे सप्ताह कहीं आएगी। आज हम गांव को भी 18 घंटा बिजली दे रहे हैं। हम तहसील मुख्यालय को 20 घंटा बिजली दे रहे हैं। जिला मुख्यालय को हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं। ठीक है, एक शिकायत मेरी भी है और बनारस वालों की भी है। दोनों मंत्री हैं तो जल्दी से आप तक पहुंच। ट्रैफिक का कुछ कीजिए आप लोग। शहरों में जो ट्रैफिक है, इलीगल एनक्रोचमेंट है, उसको और बेहतर करने का स्कोप है। उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। आखिरी सवाल, दोनों, चूंकि आप लोग काशी के हैं, पूर्वांचल में कितनी सीटें बीजेपी की झोली में? ये सब रिकॉर्ड होके रहेगा सर, फिर बाद में जब शो होगा देखिए चुनाव के नतीजों के बाद। उत्तर प्रदेश में 350 प्लस, 350 आपके मुख्यमंत्री प्लस। 300 कह रहे हैं, आप 350 प्लस। मेरा अपना मनोभाव ठीक है। है और पूर्वांचल? 350 प्लस। पूर्वांचल पिछले बार से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगा। राजभर जी। बिल्कुल, पूर्वांचल में आप देखिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी, पूर्वांचल नंबर 1 पे खड़ा रहेगा। 2017 को दोहराएंगे और 2017 से भी मजबूत सरकार बनाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस सेशन में आज तक पंचायत में आने के लिए।